आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने टाइप्स ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन हमें दिखाई दे सकते हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिए, एप्लीकेशंस के लिए, यूजेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला है कि हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बन एंड हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई कर सकें। इसका एप्लीकेशन क्या है, आगे चल करके बेटा हम लोग जब स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे और फिर इक्वेशंस बनाएंगे तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल्स क्या क्या होती हैं, या फिर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और टर्सरी एल्काइल हैलाइड क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमें इसका भी समझना पड़ेगा। अगर हमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी कार्बन नहीं पता है, हाइड्रोजन नहीं पता है, तो आगे चल करके हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल एंड एल्काइल हैलाइड भी नहीं पहचान पाएंगे। हमेशा बात को समझिए कि जो आप थियरी पढ़ रहे हैं उस थियरी का एप्लीकेशन क्या है। एग्जाम में उससे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, जब तक इस बात का आइडिया, हमारे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एग्जाम में क्या आता है बताओ जरा, क्वेश्चन। आप क्या पढ़ रहे हो, थियरी, तो सिलेक्शन नहीं होना है ना। थियरी पढ़ते ही तुरंत ये सोचो कि इस थियरी पर बेस्ड क्वेश्चन की वैरायटी क्या होगी, टाइप क्या होगा, लैंग्वेज क्या होगी, है ना। जब तक ऐसा सोचना स्टार्ट नहीं करेंगे, एग्जामिनर माइंड से सोचना स्टार्ट नहीं करेंगे, आप भूल जाइए कुछ आगे होने वाला है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी कार्बन एंड हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई करना सिखाएंगे मैं अपने प्यारे बच्चों को। देखिए बेटा, जैसे मुझे इस कार्बन का पता करना है कि ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, आखिर कौन सा कार्बन है, तो मैं ऐसे बोलूंगा, देखो ये जो कार्बन है, ठीक है, तुरंत उसको सर्कल कर लो और ये देखो कि वो अगल बगल, ऊपर नीचे कितने कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अड़ोस पड़ोस वाले कार्बन, केवल जस्ट कनेक्टेड वाले कार्बन के नंबर बताने हैं। तो मैं कहूंगा ये कार्बन तो बेटा डायरेक्टली केवल एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, एक सिंगल कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये कार्बन हमारा कहलाएगा 1 डिग्री कार्बन या फिर प्राइमरी कार्बन कहलाएगा। ठीक है ना। अब मैं दूसरी बात कर लेता हूं, ये हमारे पास कार्बन है। अब मुझे बताइए ये जो हमारा कार्बन है, ये डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्टेड है, एक इधर, एक इधर, एक इधर। ठीक है, तो बताओ ये कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड हो गया, तो ये कहलाएगा 3 डिग्री कार्बन। ये हमारा जो कार्बन है बेटा, एक इस साइड, एक इस साइड, 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये कहलाएगा 2 डिग्री कार्बन। ये जो कार्बन है बेटा, ये टोटल देखो ऊपर नीचे अगल बगल 4 कार्बन से कनेक्टेड, तो ये कहलाएगा 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, अब यहां पर ये जो कार्बन है, ये देखो ये केवल एक से कनेक्टेड है 1 डिग्री, ये केवल एक से कनेक्टेड है 1 डिग्री, ये केवल एक से कनेक्टेड है 1 डिग्री। ठीक है, इधर आ जाओ, ये केवल एक से कनेक्टेड है 1 डिग्री। आगे बात समझ में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन को हम पहचानना सीखे। अब सुनो, अगर आपको 1 डिग्री कार्बन पहचानना आ गया बेटा, तो 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड सारे हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे। सेकेंडरी कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन कहलाएंगे। टर्सरी कार्बन से कनेक्टेड टर्सरी हाइड्रोजन कहलाएंगे। लेकिन 4 डिग्री कार्बन तो होता है, 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। क्यों यार, 4 डिग्री हाइड्रोजन, 4 डिग्री कार्बन कब बोलते हो, तभी ना जब एक कार्बन ऑलरेडी 4 कार्बन से कनेक्टेड होता है। कार्बन टोटल बॉन्ड भी 4 ही बनाता है और ऑलरेडी वो 4 कार्बन से कनेक्ट हो चुका है। अब उसके पास वैलेंसीज बची ही नहीं है कि किसी और से कनेक्ट हो पाए, तो 4 डिग्री कार्बन तो पॉसिबल है, बट 4 डिग्री हाइड्रोजन जैसा कुछ भी नहीं होता है। आगे बात समझ में। अब यहां से हमें क्या क्या समरी निकालनी है। पहला पॉइंट जो नोट में हमें लिखना है बेटा, सब लोग इसको अपने नोट में लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा कि देयर इज नो 4 डिग्री या क्वार्टरनरी हाइड्रोजन। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑल टर्मिनल कार्बन आर प्राइमरी कार्बन। टर्मिनल समझ में आता है ना, जो एंड पर हैं, किनारे पर हैं। जैसे ये दो किनारे पर है, इसके आगे कुछ नहीं है, ये देखो एंड पे है, इसके आगे कुछ नहीं, ये देखो एंड पे है, इसके पीछे यहां नीचे कुछ नहीं है, ये भी एंड पे है और ये भी एंड पे है। तो अगर मैं सारे एंड वालों को सर्कल कर दूं, अब देखिए ये दिख रहा है आपको, सारे के सारे टर्मिनल कार्बन क्या है, प्राइमरी कार्बन। तो यहां पर आप लिखेंगे ऑल टर्मिनल कार्बन आर प्राइमरी कार्बन। ठीक है, जितने भी टर्मिनल कार्बन दिखेंगे सब 1 डिग्री कार्बन है, सब प्राइमरी कार्बन है। अब मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है, आपको कंप्लीट करना है बेटा, ये है ना। यहाँ पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन एंड हाइड्रोजन के नंबर आपको लिखने हैं काउंट करके। अब मैं सबसे पहले 1 डिग्री कार्बन के बारे में लिखूंगा। मैं देख रहा हूं हमारे पास 1 2 3 4 5 ऐसे कार्बन हैं जो 1 डिग्री हैं।
हर एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, तो 15 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गए। डन। सेकेंडरी कार्बन केवल ये है, तो इसके पास टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो सेकेंडरी कार्बन हो गया 1 और हाइड्रोजन के पास हो गए 2। 3 डिग्री कार्बन केवल एक है हमारे पास और इसके पास हाइड्रोजन है 1। 4 डिग्री कार्बन 1 है और 4 डिग्री हाइड्रोजन जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, इसी तरह से हम इसमें बात कर लेते हैं। ये बेटा टोलुइन है, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है, ठीक है, ये हमारा जेई का क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि कितने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री या 4 डिग्री कार्बन एंड हाइड्रोजन होंगे। देखो बेटा, ये जो कार्बन यहां पर है, ये कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन 1 कार्बन एंड 1 कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये कहलाएगा 3 डिग्री या टर्शियरी कार्बन कहलाएगा। तो ये 3 डिग्री कार्बन है। इस 3 डिग्री कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? अभी आपको बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन सिखा दिया, तो आप कह सकते हो सर देखिए ये जो कार्बन है ना, ये 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड एंड 4 बॉन्ड, ऑलरेडी 4 बॉन्ड से कनेक्टेड है। अगर ये ऑलरेडी 4 बॉन्ड से कनेक्टेड है तो इसके पास अब हाइड्रोजन से जुड़ने के लिए वैलेंसीज बची नहीं हुई हैं, तो ये कैसे हाइड्रोजन से कनेक्ट होगा, है ना? तो इसका मतलब इसका सारा बॉन्ड ऑलरेडी पेपर पे बनाया जा चुका है, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। 3 डिग्री कार्बन तो मिला लेकिन 3 डिग्री हाइड्रोजन है ही नहीं, तो 3 डिग्री कार्बन 1 है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। 4 डिग्री कार्बन तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, हाइड्रोजन तो होता ही नहीं है। ठीक है, 2 डिग्री देखो, ये जो कार्बन है बेटा, ये 1 2 से जुड़ा है ना, तो ये सेकेंडरी कार्बन हुआ, तो ये सेकेंडरी कार्बन हुआ, ये सेकेंडरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन, तो 1 2 3 4 5 सेकेंडरी कार्बन है और सबके पास 1 1 1 1 1 1 1 हाइड्रोजन है, तो 5 ही सेकेंडरी हाइड्रोजन हो गए। ये आप देख रहे हैं ये टर्मिनल कार्बन है, इसके बाद और कोई कार्बन इससे कनेक्टेड नहीं है, तो टर्मिनल कार्बन तो हमेशा प्राइमरी कार्बन होता है, तो ये 1 टर्मिनल कार्बन 1 प्राइमरी कार्बन, इसके पास 3 टर्मिनल हाइड्रोजन। अब मुझे लगता है हमारे हर बच्चे को 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन एंड हाइड्रोजन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट हमारा कायरल कार्बन या फिर एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, पहले मैं इसको आसान तरीके से आपको बता दूं, आइए देखते हैं कायरल कार्बन किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास बेटा एक कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 वैलेंसी होती है। अगर ऑल 4 वैलेंसी से 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हों या एटम जुड़े हुए हों, तो ऐसा कार्बन हम लोग कायरल कार्बन के नाम से जानते हैं। अब चूंकि चारों ग्रुप बेटा जो इससे कनेक्टेड हैं या चारों जो एटम इससे कनेक्टेड हैं वो सब डिफरेंट डिफरेंट हैं, अब इसमें सिमेट्री जैसा कुछ रह ही नहीं गया, इस वजह से इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिक कार्बन, या फिर दूसरे टर्म में बोलेंगे कायरल कार्बन। तो कायरल वर्ड याद रखना बेटा, आगे चल करके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में इसका यूज होगा। ऐसे डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके पास एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन होगा, दे मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है वो हम आगे समझेंगे, बस अभी इतना जान लो कि कंपाउंड हैविंग कायरल कार्बन और ऑप्टिकली एक्टिव, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, वो हम कब पढ़ेंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाले सेगमेंट में पढ़ेंगे, या स्टीरियो आइसोमेरिज्म जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, चलो देखो, अब बेटा थोड़ा थोड़ी बात समझना इसमें। जैसे मान लो मैंने एक कार्बन लिखा, एक कार्बन से यहां हमने जोड़ दिया COOH, यहां पर CH3, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर OH। ये जो कंपाउंड आपने बनाया बेटा, ये कंपाउंड एक्चुअल में कौन सा है? कंपाउंड है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है बेटा? मिल्क से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अभी पीछे बताया था आपको, है ना? अब देखो यहां पर ये जो हमारा कार्बन है, ये ग्रुप डिफरेंट, ये ग्रुप डिफरेंट, ये ग्रुप डिफरेंट, ये ग्रुप डिफरेंट, ऑल 4 बॉन्ड्स आर सेटिस्फाइड विद 4 डिफरेंट ग्रुप आर एटम। तो ये कार्बन हमारा क्या कहलाएगा? ये 100% हमारा कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन कहलाएगा। और कंपाउंड हैविंग 1 कायरल कार्बन आर मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि लैक्टिक एसिड एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो इस तरह से हमें इस बात को समझना है। ठीक है, और यही बात यहां पर लिखी गई है बेटा, एन एसिमेट्रिक कार्बन एटम कायरल कार्बन इज अ कार्बन एटम दैट इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम। जनरली कायरल कार्बन इज इंडिकेटेड बाय, यहां पर हम इसे एस्टेरिस्क से दिखाएंगे, यानी कि स्टार लगा के हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जहां पर भी कायरल कार्बन आपको दिखाई देगा। ये आपके लेफ्ट और राइट हैंड बने हुए हैं, आप देख सकते हैं कि आपका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। अगर मैं बीच में मिरर लगा दूं तो आप कह सकते हैं इसी का सेम टू सेम मिरर इमेज ये दिखाई दे रही है। इसी तरह से आपका लेफ्ट और राइट हैंड अगर आप देखेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड आपके राइट हैंड के मिरर इमेजेस हैं। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? चलिए ठीक है,
आगे देख लेते हैं बेटा, थोड़े थोड़े से एग्जांपल हैं। ये लैक्टिक एसिड एग्जांपल जो मैंने आपको भी बताया, यहाँ पर आपको कायरल कार्बन पहचानना है। तो आप देखिए, ये जो कार्बन है ये OH से कनेक्टेड है, ये CH3 से कनेक्टेड है, ये COOH से कनेक्टेड है। देखो ये कार्बन ही तो है, COOH। अब बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन का यूज समझ में आएगा अभी जो मैंने आपको पीछे सिखाया था। अब हर एक स्ट्रक्चर को मैक्सिमम टाइम बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन से ही दिखाया जाएगा। अब मैं बोलूंगा इस कार्बन की 3 वैलेंसीज तो 3 बॉन्ड से, 3 अलग अलग एटम या ग्रुप से सेटिस्फाइड है, ठीक है। 4 वैलेंसी कहां है भाई? तो आप बोलोगे सर ये तो बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन है। अगर इस कार्बन के 3 बॉन्ड आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं, पेपर पे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एक मिसिंग है। कार्बन क्योंकि टोटल 4 बॉन्ड बनाता है और जो मिसिंग है वो 100% हाइड्रोजन है, तो हमें पता चल गया कि जो 4th बॉन्ड है वो हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। इस तरह से पहचानना होता है बेटा जी, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड हमारे हर बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। कायरल कार्बन पहचान लोगे। ये देखो एक अमाइनो एसिड है। अब अमाइनो एसिड का भी केस समझ लेते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड क्या होता है बेटा, ठीक है। अब मैंने बोला अमाइनो, फिर मैंने बोला एसिड। अमाइनो मतलब होता है NH2 ग्रुप का पाया जाना, और एसिड का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप का पाया जाना। तो कंपाउंड हैविंग बोथ NH2 एंड COOH ग्रुप इज नोन एज अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि अगर कहीं आपने प्रोटीन नाम सुना है तो प्रोटीन को बनाने के पीछे रिस्पॉन्सिबल बिल्डिंग ब्लॉक्स, या फिर हम कह सकते हैं यूनिट, वो अमाइनो एसिड होगी। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अमाइनो एसिड को? एक कार्बन ले लिया हमने, एक तरफ हमने लिख दिया NH2, एक तरफ हमने लिख दिया COOH, एक तरफ हमने लिख दिया हाइड्रोजन, और एक तरफ लिख दिया R। ये चीजें बेटा तो हमेशा क्या होंगी, हर एक अमाइनो एसिड में कॉमन होंगी, सब में ये तीनों तो पाई ही पाई जाएंगी। बिना इनके कोई भी अमाइनो एसिड बन ही नहीं सकता है। एक और होगा अपने पास R, जिसे हम बोलेंगे वेरिएबल अल्काइल ग्रुप, या वेरिएबल ग्रुप बोल दो। क्या बोलेंगे? वेरिएबल ग्रुप। जैसे जैसे R का नेचर चेंज होता जाएगा वैसे वैसे अमाइनो एसिड का नेचर बदलता जाएगा। R की जगह पर मैंने ले लिया हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये बन गया ग्लाइसिन अमाइनो एसिड। R की जगह पे हमने ले लिया CH3, ये कहलाएगा एलानिन अमाइनो एसिड। R की जगह पे हमने ले लिया CH2OH, ये कहलाएगा हमारा सेरीन अमाइनो एसिड। R का नेचर बदलता जाएगा, अमाइनो एसिड बदलता जाएगा, प्रोटीन बदलता जाएगा, यानी कि R हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप हो गया, ठीक है। ये अमाइनो एसिड का सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। वही देखिए यहां पर एलानिन, ये वाला कार्बन देखिए क्या है, यही वाला कार्बन तो हमारा क्या हो गया बताइए, कायरल कार्बन हो गया, क्योंकि इससे एक NH2 कनेक्टेड है, एक CH3 कनेक्टेड है, एक COOH कनेक्टेड है, और 100% एक हाइड्रोजन इसके पास है। ये एलानिन हो गया। सेरीन में देखो ये वाला हमारा कार्बन क्या हो गया, ये हो गया CH2OH। तो एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, और एक इसके पास हाइड्रोजन, तो यहां पर स्टार लगा दिया मैंने, ठीक है। इसी तरह यहां पर भी हम देख सकते हैं, ये वाला कार्बन स्टार लगा दिया, यहां पर स्टार लगा दिया, यहां पर स्टार लगा दिया, यहां पर स्टार लगा दिया। देखो इतने सारे इसमें कायरल कार्बन है। ये ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो बेटा ये बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन है, मैं बार बार कह रहा हूं बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, है ना। ये उसी का प्रेजेंटेशन है बस, ठीक है। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं, अच्छा बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन ग्लूकोज में आप देखिए ये ग्रुप क्या है, ये C OOH है, यानी कि ये एक CHO है, और CHO को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और इसका मतलब ग्लूकोज में क्या पाया जाता है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है बेटा। यहां पर आपको कायरल कार्बन सर्च करने हैं कि कितने कायरल कार्बन है, और बेटा बहुत मजा आएगा, सीखते हैं हम लोग। यहाँ पर कायरल कार्बन कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो देखिए ये वाला कार्बन देखिए, यहां पर एक हाइड्रोजन, एक COOH, 2 डिफरेंट ग्रुप हो गए। तीसरा देखो ये वाला ग्रुप हो गया। अब ये मत देखो क्या है वो सब डिफरेंट डिफरेंट है। और एक देखो इधर ये अलग एटम हो गया, तो ये कार्बन हमारा कायरल कार्बन हो गया, हमने स्टार लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद ऊपर चले, इस वाले को देखते हैं ये कायरल है कि नहीं है। हमने कहा इससे CH3 जुड़ा है, इसी से एक और CH3 जुड़ा है, तो हमें तो 4 डिफरेंट वैलेंसीज पे 4 डिफरेंट ग्रुप चाहिए। यहाँ तो नहीं जुड़ा, तो ये कायरल कार्बन नहीं हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद नाइट्रोजन पे आ गए, नाइट्रोजन से हमें मतलब नहीं, हमें कार्बन केवल सिलेक्ट करना है। इस वाले पे आ गए, देखो एक सल्फर, एक नाइट्रोजन, एक डिफरेंट कार्बन, एक डिफरेंट हाइड्रोजन, तो ये भी क्या हो गया, कायरल कार्बन हो गया, ठीक है। 2 कायरल कार्बन मिल गए। इस वाले को देख लेते हैं, यहां से एक हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन, तीसरा C+O और अगला NH, तो ये भी क्या हो गया, कायरल कार्बन। कितने टोटल कायरल कार्बन है इसमें, तो पेनिसिलिन में टोटल कायरल कार्बन कितने हो गए, 3 कायरल कार्बन हो गए, ठीक है। मैंने पहचानना भी सिखा दिया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको सिखाया यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से कायरल कार्बन हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। अब एक क्वेश्चन है, राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए ऑप्टिकली एक्टिव हाइड्रोकार्बन विद मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। अभी मैंने आपको क्या सिखाया,
ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो होता है द कंपाउंड हैविंग वन कायरल कार्बन, एटलीस्ट वन कायरल कार्बन, ठीक है। कंपाउंड हैविंग वन कायरल कार्बन मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव, ओके। फिर जब उसने बोला कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इससे हमें यह पता चल गया कि इसके पास वन कायरल कार्बन रखना पड़ेगा। उसने बोला हाइड्रोकार्बन है, यानी कि कार्बन, ये कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ही होना चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं आना चाहिए। जब इसने बोला कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए, तो हमें लगा कि यार एक कार्बन से जो हम बॉन्ड या एटम कनेक्ट करें वो बिल्कुल सिंपलेस्ट या मिनिमम या लोवेस्ट या जो सबसे आसान हो वो ग्रुप कनेक्ट करें। बेटा मुझे अगर केवल हाइड्रोकार्बन ड्रॉ करना है तो मैं एक कार्बन लिखूंगा। सबसे सिंपलेस्ट ग्रुप मैं इसमें क्या जोड़ दूं बताओ? सबसे आसान सा ग्रुप पूरे पीरियोडिक टेबल में क्या भरा पड़ा है? हाइड्रोजन। तो मैंने लिख दिया एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से बड़ा ग्रुप क्या होगा? तो मैंने बोला कि एक हो सकता है CH3। उससे बड़ा ग्रुप क्या होगा? CH2 CH3, ठीक है ना। उससे भी बड़ा ग्रुप क्या होगा? CH2 CH2 CH3। आगे बात समझ में? अब देखो ये सबसे मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट वाला ऑप्टिकली एक्टिव हाइड्रोकार्बन है। इससे कम मॉलिक्यूलर वेट में कोई भी हाइड्रोकार्बन ऑप्टिकली एक्टिव हो ही नहीं सकता है। मैंने बस एक एक कार्बन इंक्रीज किया है सब में, है ना। तो अब बताओ टोटल कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। अब ये हो गया C7H16, ठीक है। इसका नाम क्या रख दिया? हेप्टेन रख दिया। लेकिन इसका IUPAC नेम जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ लेंगे तब मैं इसका IUPAC नेम दोबारा से आपसे पूछूंगा, तब तक के लिए इसको ध्यान रखिएगा। अब आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी कायरल कार्बन्स आर देयर इन रेजरपाइन। रेजरपाइन एक एंटी साइकोटिक ड्रग है बेटा, है ना। तो ये साइकेट्री ट्रीटमेंट में पेशेंट्स को दिया जाता है। आपको इसमें कायरल कार्बन सेलेक्ट करना है, तो ये काम मैं आप पे छोड़ता हूं, आसानी से करने की कोशिश करिएगा और आ भी जाएगा, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। कहीं से स्टार्ट कर लेना, कहीं भी बताने लगना, ठीक है। मान लो आपका मन किया कि चलो मैं यहां से बताऊं, तो आप बोल देना यार ये कार्बन एक और एक, 2 बॉन्ड्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं। कार्बन 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, 2 बॉन्ड केवल रिप्रेजेंट किए गए, 2 मिसिंग है, तो 2 पक्का हाइड्रोजन होंगे। बोलोगे एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन, ये तो कतई भी पॉसिबल नहीं है कि क्या होगा? कायरल। तो इस तरह से आप बोलोगे ये कायरल नहीं होगा। इसी तरह किसी भी एटम पर आप ऐसे उंगली रख के और बता सकते हैं, ठीक है, वो होगा कि नहीं होगा। जैसे ये नहीं होगा, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहां नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये सब नहीं होंगे। इसकी बात कर लें, चलो देखो, ठीक है। अब मैं कहूंगा कि इधर देखो क्या जुड़ा है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, तो एक डिफरेंट हो गया। एक इसके पास हाइड्रोजन होगा, एक ग्रुप ये होगा जो ये सब है, ठीक है, एक ग्रुप ये होगा जो ये सब है, यानी कि डिफरेंट है, यानी कि इसके पास क्या ये कायरल कार्बन हो गया, तो स्टार लगा दिया। ऐसे आपको सब में पहचानना बेटा, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं और आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि रेजरपाइन में टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने निकल के आए। कर लोगे पक्का? प्रॉमिस? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आ गया, मैंने आपको अभी तक 2 चीजें सिखाई। पहला प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी कार्बन एंड हाइड्रोजन पहचानना। दूसरा मैंने आपको बताया क्या चीज पहचानना? कायरल कार्बन पहचानना। थर्ड है एसिडिक हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। देखो बेटा मैं आपको जो सिखा रहा हूं वही समझना। अगर कहीं ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, तो इनसे जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है वो हाइड्रोजन ही हमारा एसिडिक हाइड्रोजन कहलाता है। क्या कहलाएगा? एसिडिक हाइड्रोजन। इसको याद कैसे रखेंगे? आप बोलेंगे कौन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, क्या बोलेंगे? कौन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन कहलाता है, ठीक है। क्यों जानना जरूरी है, यानी कि एप्लीकेशन क्या है इसका, क्यों सीख रहे हैं हम लोग? जैसे मैंने आपको बताया कायरल कार्बन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है। उससे पहले प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल और एल्काइल हैलाइड पढ़ना है। उनको सीखने के लिए उनको जाना जरूरी है। तो एसिडिक हाइड्रोजन क्यों पढ़ रहे हैं? अगर बेटा एसिडिक हाइड्रोजन पता होगा, हमें बचपन से सिखाया गया है कि एक एसिड एक बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है ना। तो अगर हमें पता होगा कि एसिडिक हाइड्रोजन क्या होते हैं, तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि अगर ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेगा। तो हम एसिड बेस की रिएक्शन बता सकते हैं, इस वजह से हमारे लिए जरूरी हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं। देखो बेटा ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, और ये कार्बन है। तो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से ये जो कनेक्टेड हाइड्रोजन है यही हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है। फिर देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये कार्बन है, तो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से कनेक्टेड जो हाइड्रोजन है वही हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। इसी तरह से देखो नाइट्रोजन से कनेक्टेड जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। इधर आ जाओ, यहां दिख रहा होगा सल्फर, सल्फर से कनेक्टेड हाइड्रोजन क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन है। कार्बन से कनेक्टेड
यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कनेक्टेड जो हाइड्रोजन है ये हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है। तो आपने देखा कि ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, कौन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा आपने ये चीज सीख ली। एप्लीकेशन क्या है एसिडिक हाइड्रोजन का? एप्लीकेशन नंबर 1, अगर कहीं पर ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या फिर सल्फर है, तो इनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। तो अगर हम इसकी रिएक्शन किसी बेस से कराएंगे तो बन जाएगा सॉल्ट प्लस बन जाएगा कुछ और वाटर वगैरह, ठीक है ना। और अगर हम ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर सल्फर से कनेक्टेड हाइड्रोजन यानी कि एसिडिक हाइड्रोजन की रिएक्शन हम कहीं मेटल से कराएंगे, किससे कराएंगे? मेटल से कराएंगे बेटा, तो फिर हमें मिलेगी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। तो ये इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, सारे बच्चे ध्यान देंगे इधर, बिल्कुल इधर घूमना, इधर उधर नहीं, ठीक है, सर नहीं घुमाना, ध्यान से देखो। ये हो गया ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या सल्फर से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अगर बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेगा, बच्चों ध्यान देना, RMGX को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी रिएक्शन RMGX से करेंगे तो इसका R इसका H आपस में मिल करके बेटा बनाएगा RH, जिसे हम बोलेंगे कि ये बन गया हाइड्रोकार्बन। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको सिखा दी, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, ठीक है, अच्छे से इसको नोट करके रखना है कि एसिडिक हाइड्रोजन के रिएक्शन जब कभी भी हम RMGX यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं तो एसिडिक हाइड्रोजन का जो H है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो R है वो आपस में जुड़ करके RH बना लेगा, ठीक है। एक एग्जांपल से समझेंगे, सपोज दैट हमारे सामने लिखा हुआ है HOH लिखा हुआ है और साथ में लिखा है C2H5MgCl, तो आप बोलोगे देखो ये R है, ये Mg है, ये X है, तो R तो ये हो गया और ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बना लेंगे बेटा? C2H6 बना लेंगे। आगे बात समझ में? बहुत ही अच्छी शानदार रिएक्शन है, इसको याद रखना है, आगे आपके बहुत काम आने वाला है ये। नेक्स्ट अपने पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव एसिडिक हाइड्रोजन। अब बेटा आप ये खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आप बोलेंगे ये ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन है तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। इसी तरह से बाकी जगह भी आप बोलेंगे, यहां पर देखो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड, यहां पर भी कार्बन ही है, ठीक है ना, हाइड्रोजन तो नहीं है। तो हमें क्या चाहिए? देखो ये कार्बन है बेटा, इससे हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकला है, तो ये हाइड्रोजन एक्चुअल में किससे कनेक्टेड? कार्बन से। कौन से कार्बन से? सिंगल बॉन्ड कार्बन से। सिंगल बॉन्ड कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता। अब हमारे प्यारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि सर केवल ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन ही एसिडिक हाइड्रोजन क्यों है? तो मैं आपसे कहूंगा बेटा ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। sp होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी और आपको बताया गया है कि जैसे जैसे परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी बढ़ेगी। आगे बात समझ में? ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन, अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव लगेगा, उससे जुड़े हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव लग जाएगा, ठीक है, इस वजह से ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे अल्फा बीटा हाइड्रोजन क्या होते हैं। तो बेटा देखो बहुत ध्यान से सुनना, फंक्शनल ग्रुप जैसे कि OH, जैसे कि CHO, जैसे कि COOH, जैसे कि C डबल बॉन्ड O, ठीक है, या और भी कोई फंक्शनल ग्रुप हो, CONH2 वगैरह भी ले सकते हैं, अमाइड CONH2, ऐसा कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो तो फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड जो कार्बन होता है बेटा वही अल्फा कार्बन होता है और उससे जो कनेक्टेड कार्बन होगा वो बीटा कार्बन कहलाएगा। अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं और बीटा कार्बन पास जो हाइड्रोजन होते हैं वो बीटा हाइड्रोजन कहलाते हैं। आगे बात समझ में? क्या सिखाया मैंने? फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन से कनेक्टेड कार्बन बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन। आगे बात समझ में? ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। देखो यहां कैसे देखोगे, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है CHO, क्या नाम है? CHO। CHO से जुड़ा कोई कार्बन ही नहीं है, डायरेक्टली हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो आप बोलोगे इसके पास तो
जीरो अल्फा कार्बन है, इस वजह से इसके पास जीरो अल्फा हाइड्रोजन है। बिल्कुल गलती नहीं करना बेटा, इसको इस हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन मत मान बैठना। मैं कह रहा हूं अल्फा फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन वो अल्फा कार्बन है, उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए, ना कि फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड हाइड्रोजन होना चाहिए। डिफरेंस समझ में आ गया ना? गलती तो नहीं करोगे। आओ आगे समझते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप है बेटा CHO, ठीक है, और इससे कनेक्टेड कार्बन कौन है? ये। इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 3। तो इसके पास अल्फा कार्बन कितने हो गए? 1, और अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 3। इसी तरह से देखो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन बीटा, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? 2, और बीटा हाइड्रोजन कितने होंगे? 3। ठीक है। इसी तरह देखो ये है आपका फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड ये फंक्शनल ग्रुप, तो इससे कनेक्टेड ये कार्बन भी अल्फा, इससे कनेक्टेड ये कार्बन भी अल्फा, ठीक है। और इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, और ये भी क्या होगा आपका? 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब टोटल इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहां पर आएंगे तो हम बोलेंगे देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, इससे कनेक्टेड कार्बन अल्फा कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास जाएंगे तो देखो बेटा ये एक्चुअल में जो मैंने बनाया रिंग ये ऐसे ही तो है, तो ये है अल्फा कार्बन, लेकिन इसके पास हाँ एक बात और मैं बता दूं, अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 होगा बेटा, हमेशा। बहुत अच्छे समझ लें, अल्फा कार्बन केवल और केवल वही बन सकता है जो खुद sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। तो जब आप इधर चलेंगे इस वाले कार्बन देखेंगे तो ये डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ये sp2 हो गया, तो ये अल्फा कार्बन कभी भी नहीं होगा, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, फंक्शनल ग्रुप के अगल बगल ऊपर नीचे जो भी कार्बन कनेक्टेड होगा वो अल्फा कार्बन हो सकता है, अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो तो केवल और केवल तो, ठीक है। इसी तरह इसमें देखेंगे तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया CHO, इससे कनेक्टेड कार्बन जो है वो खुद क्या है? नो हाइड्रोजन एट अल्फा पोजीशन, या हम कह सकते हैं कि ये खुद sp2 है, इस वजह से अल्फा कार्बन ही नहीं होगा। आगे बात समझ बेटा, ये अपने पास एल्डिहाइड और कीटोन है। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा CHO, CHO, CHO और CHO। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। आपको इसमें बता ही दिया मैंने हाइड्रोजन, ठीक है, इसमें बता ही दिया, ठीक है। ये अल्फा कार्बन ही नहीं है, ठीक है, यहां पर अल्फा कार्बन भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, ठीक है। ये अल्फा कार्बन है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। ये फंक्शन ग्रुप है, लेकिन ये कार्बन क्या है? sp2 है, इसलिए अल्फा कार्बन नहीं है, ठीक है। ये अपने पास फंक्शनल ग्रुप है, तो ये कार्बन अल्फा और ये भी कार्बन अल्फा, इसके पास 3, इसके पास 3, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन। ये अपने पास फंक्शनल ग्रुप है, तो ये कार्बन क्या है? sp2, तो ये sp2 होने की वजह से अल्फा कार्बन नहीं हो सकता, केवल ये अल्फा कार्बन, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। नाम बेटा यहां रख लेना, यहां पर मैंने जो नाम लिखे, एसीटोन लिखा है, एसीटोफिनोन लिखा है, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और फिर बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना? समझ में आ गया सबको? चलो अब आते हैं कि हम अल्फा हाइड्रोजन क्यों स्टडी कर रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन की बस जानते रहो, आगे यूज में आएगा। हम टॉटोमेरिज्म पढ़ेंगे बेटा, हमारे ही सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन का। डिहाइड्रोजिनेशन, डी मतलब रिमूवल, हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो वहां पर हम यहां पर वहां भी आपको इसी बात की जरूरत पड़ेगी, अगर आपको अल्फा हाइड्रोजन देखना नहीं आता तो आप ये कभी रिएक्शन नहीं कर पाओगे। एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन बेटा वो कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन शो करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना आएगा तभी तो आप बता पाओगे ना, मतलब देखना आएगा, आइडेंटिफाई करना आएगा, तभी तो आप बता पाओगे कि ये कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा और ये कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा, तभी बता पाओगे, ठीक है। तो ये इनके एप्लीकेशन है, ध्यान से सुनना बेटा, आगे बहुत काम आएगा। ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको खुद से देख लेना है, बना लेना है, ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। नोट्स में सारी चीजें आपके होनी चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद आगे आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब हम इसको आगे वाले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो यहां तक बेटा अगर आपको समझ में आ गया है तो मुझे आपके जो मैसेजेस होंगे, जो आपके इंप्रेशंस होंगे, या आपको जैसा भी आपके मन में ख्याल आता है इस वीडियो को देख करके, या आपको कितना लेक्चर समझ में आया, कितना नहीं आया, किस बच्चे की क्या वीकनेस है, ठीक है, वो सारी बातें आप जितने अच्छे से मुझे शेयर कर पाएंगे, मैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको उन सारे आपके डाउट्स पे अलग अलग तरीके से वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रिस्टल क्लियर होता हुआ चले। हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा भी ढीली ढवाली नहीं करना है। नीट के बच्चे बहुत अच्छे से जान लें कि टोटल 45 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस रहते हैं, 15 से कम तो नहीं होते, एक दो क्वेश्चन इंक्रीज भले कर जाएं।
जेई के बच्चे बहुत अच्छे से समझ लें कि जेई मेंस और एडवांस में ऑर्गेनिक का जो कॉम्पोजिशन है, जो पार्टीशन है, वो बहुत ज़्यादा है, पार्टिसिपेशन, है ना? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके कॉन्सेप्ट आगे भी बहुत ज़्यादा कहीं जगह पर यूज़ होने वाले हैं। बच्चों बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से, बहुत ईमानदारी से आपको ये क्लासेस अटेंड करनी है, लेक्चर अटेंड करना है, ये कोर्स कंप्लीट करना है, साथ-साथ में पढ़ना है, मिस नहीं करना है और कुछ बातें बहुत ध्यान रखनी है। पहली चीज़, हर एक लेक्चर में मेक श्योर कि आपको हर एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हुआ, समझ में आया, है ना? ऐसा नहीं लगा कि यार ये तो ऊपर से ही चला गया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, डेली आपको वीडियो देखते ही जो भी आपके मन में क्वेश्चन आए, फट से आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, मन में डाउट आया और हमने टाइम गंवा दिया, कमेंट नहीं किया, बताया नहीं, मैसेज कन्वे नहीं किया, तो फिर क्या होता है उससे प्रॉब्लम कि आगे हम अपने डाउट्स ही भूल जाते हैं। अगली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने रिवीजन को बनाना है आसान और उसके लिए एक ही तरीका हमारे पास है कि फर्स्ट पेज से लेकर के लास्ट पेज तक डेली रिवीजन करना है। जो बच्चा मेरी ये बात अच्छे से ध्यान देके सुन लेगा, समझ लेगा, इंप्लीमेंट कर लेगा, वो अपने स्टडी पैटर्न में, अपने रिजल्ट में वो डिफरेंस जरूर देखेगा कि उसकी पढ़ाई अब कहां से कहां पहुंच गई, उसकी प्रिपरेशन किस लेवल पे बढ़ गई और उसका आउटपुट या फिर उसने अपनी एफिशिएंसी को कैसे मैक्सिमाइज कर लिया। तो बच्चों इन्हीं बातों के साथ विदा लेते हैं, वक्त आ गया है और हम लोग जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, यानी कि नॉमेनक्लेचर के साथ। मैं आपको बहुत कुछ नई चीजें सिखाने वाला हूं। याद रहे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहीं और दूसरे प्लेटफॉर्म से पढ़ने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है और एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे स्ट्रांग, सबसे आसान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए लगने वाली है, आपको लिए होने वाली है। चलो बच्चों, वक्त आ गया विदा लेने का। बाय बाय, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए।